हाँ जी, अब नाउ इट इज ओके। तो हम क्या देखने वाले हैं, चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट में कितना जो चेंज आने वाला है वो हम चेक करने वाले हैं, और वो भी कितनी एक्टिविटीज से, 3 एक्टिविटीज के अंडर में। पहली एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि रूटीन बिजनेस से जो पैसे कमाते हैं, जो कैश आता है या कैश जाता है, उसको बोलते हैं अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरे नंबर पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखे हैं उससे कितना पैसा आया या कितना पैसा गया, क्या नेट फ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, वो सब आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और तीसरा आएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, जिसमें हम बात करेंगे कि कितने पैसे आपने लिए हैं उधार पे, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, एज अ लोन या बोरोइंग, या शेयर इश्यू करके या प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके डिवेंचर्स के थ्रू, और उस तरीके से अपन ये करेंगे। तो तीसरा आ जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नाउ इट इज ऑल क्लियर, सब विजिबल है आराम से। विजिबिलिटी अगर क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से इस चीज को चेक करते जाइए। डन। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं कि ये जो 3 एक्टिविटीज हैं, इन 3 एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब सिंपली होता है बिजनेस, रूटीन बिजनेस। जो भी रूटीन बिजनेस से आपकी वर्किंग होने वाली है उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी कि बिजनेस में क्या होता है, जनरली आप ट्रेड करते हैं, आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, उससे जो पैसा आपका आता है या उसके लिए आपको जो पैसा देना होता है वो सब कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। नंबर 2, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा आपका जो भी आपने लॉन्ग टर्म असेट्स जो आपने खरीदी है, बेची है, उस पर रिटर्न जनरेट हुआ है, वो सब आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। तीसरे नंबर की बात करते हैं, थर्ड हम बात करते हैं। थर्ड इज बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म फंड्स की, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फंड्स, इवन शॉर्ट टर्म फंड्स को भी अपन इसमें कंसिडर करेंगे, प्लस शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड जहां से लोन आया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, इनकी हम यहां पे बात करने वाले हैं। यहां तक लिखते जाइए, कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है। धीरे 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 हम इन क्लासेस को अपग्रेड करेंगे ताकि आपको एक प्रॉपर क्लासरूम का फील इसमें आ पाए, प्रॉपर तरीके से आप क्लास को अटेंड कर पाए, वैसा आपको पूरा प्रीव्यू रहेगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस की जो कोर एक्टिविटीज है, मेन बिजनेस एक्टिविटीज है, मेन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो सब। ठीक है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लॉन्ग टर्म असेट्स के रिगार्डिंग जो भी आपकी एक्टिविटीज हुई है उससे अपन कैश फ्लो ढूंढने की कोशिश करेंगे, कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो। तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म फंड्स या शॉर्ट टर्म फंड्स का आना या जाना, और उसके ऊपर जो रिटर्न दिया जाता है उसके बारे में। तो इन 3 एक्टिविटीज से होने वाले फ्लो को किसी भी बिजनेस के लिए चेक करना, कैलकुलेट करना, ढूंढना, उसको अपन क्या कहेंगे बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहेंगे। करेक्ट है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच शोज चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थ्रू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, या बाइफर्केटेड इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन चीजों को आप लिख लीजिए। अब कैश तो कैश हो गया, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। तो बेसिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें आएगा कैश और कैश जैसी चीजें, कैश और कैश जैसी चीजें, जो भी कैश और कैश जैसी चीजें हैं, जैसे इसमें हम नाम ले सकते हैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। दूसरा हम नाम ले सकते हैं बैंक बैलेंस। तीसरा हम नाम ले सकते हैं शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं
विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ, कम से कम कितना टाइम या कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर, तो ये कहलाएगा आपका विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 months और लेस। क्लियर है? विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 months और लेस, उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जिसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करेक्ट है? इसको शॉर्ट टर्म आप सिक्योरिटीज भी बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, जो 3 महीनों या 3 महीनों के टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये आपके कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है। ठीक है? तो क्या क्या आएगा, एक कैश बैलेंस आएगा, एक बैंक बैलेंस आएगा, और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसका टाइम फ्रेम कितना है, 3 महीने या उससे कम। जैसे जनरली क्या बोल सकते हैं, गोल्ड बोल सकते हैं, सिल्वर बोल सकते हैं, ये लिक्विड एसेट्स हैं। तो ऐसी एसेट्स जो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानी जाएगी, उसे उसी के अंदर होने वाले चेंजेस को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में चेक करते हैं। इसमें कितनी एक्टिविटीज है, 3 एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। डन। अब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को हमको कंपनी की बैलेंस शीट से देखना पड़ता है। कंपनी की बैलेंस शीट को अपन थोड़ा सा यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, कैसा बैलेंस शीट रहेगा। क्लास 11th में आपने हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट पढ़ी थी, यानी कि वो बैलेंस शीट लेफ्ट और राइट के अंदर आपकी आती थी, उस हिसाब से आपने बैलेंस शीट पढ़ी है। अब कंपनी की बैलेंस शीट जो बनेगी, दैट बैलेंस शीट विल बी द वर्टिकल बैलेंस शीट। वर्टिकल बैलेंस शीट में ऊपर आती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, यानी कि कैपिटल और लायबिलिटी, और नीचे जो है उस सेक्शन में आएगा आपके पास में असेट्स। ठीक है? तो जो जो चीजें मैं यहाँ पे लिखवाते जाऊं, वो चीजें आपको प्रॉपर वे में लिखनी है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, बैलेंस शीट में सबसे पहले आएगा ऊपर की तरफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है? अभी मैं पूरा डिटेल फॉर्मेटिंग की बात नहीं करूंगा, मैं केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग की बात करूंगा, और अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या पार्ट आएंगे उसको अपन देखेंगे। तो पहला पार्ट यहाँ पे आ रहा है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के बाद में अपन देखेंगे कि इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के सब पार्ट क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर जो सब पार्ट आएंगे, वो सब पार्ट है 3। एक है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगेगा, शेयर होल्डर का फंड, यानी कि एक तरीके से ओनर का पैसा। नंबर 2 आपके पास में आएगा, दिस इज नॉन करंट बोरोइंग्स। नॉन करंट बोरोइंग्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है? इसको कहेंगे अपन नॉन करंट बोरोइंग्स। अब बारी आती है तीसरा, थर्ड नंबर पे आता है आपका करंट। नॉन करंट बोरोइंग्स की जगह पे अपन यहाँ पे नाम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और यहां आ जाएगा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को जनरली आपको अंडरस्टैंड करना है, तो ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर देना है, 12 मंथ्स के टाइम पीरियड के अंदर अंदर देना है, वो करंट लायबिलिटीज हो गई। ऐसी लायबिलिटीज जो आप 12 मंथ्स के टाइम पीरियड के बियॉन्ड में दे सकते हो, वो आप नॉन करंट लायबिलिटी बोलोगे। और शेयर होल्डर फंड मतलब ओनर का पैसा। क्लियर है? इसको कहते हैं डेट। क्या नाम देते हैं इसको यहाँ पे, इसको बोलते हैं डेट। और टोटल डेट, टोटल मतलब टोटल लायबिलिटी आपकी, और इसको कहा जाता है आपकी तरफ से इक्विटी। ये तो हो गया टोटल डेट, और ये हो गया इक्विटी। इक्विटी मतलब ओनर का पैसा, और टोटल डेट मतलब जो लोन पे लिया हुआ पैसा है वो। एक तरीके से आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन दोनों की बात कर सकते हैं। अब यहां आएगी आपकी टोटल। तो बड़े ध्यान से बैलेंस शीट को चेक करना है। बैलेंस शीट के कितने पार्ट हो गए, 1, 2 और 3, मतलब 2 मेजर पार्ट हैं। एक तो है इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर असेट्स है, और इक्विटी एंड लायबिलिटी के 3 पार्ट क्या हो गए, पहला है शेयर होल्डर फंड, ये आपको याद रहना चाहिए। फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर फंड, सेकंड वन इज करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और थर्ड वन आ जाएगा आपके पास में करंट लायबिलिटीज। डन है? अब बारी आती है असेट्स वाले सेक्शन की। असेट सेक्शन में क्या आएगा, असेट्स वाले सेक्शन में आपके पास में आएगा, एक तो आएगा नॉन करंट असेट और दूसरा आएगा करंट असेट। तो फर्स्ट वन नॉन करंट असेट,
और दूसरा आ जाएगा आपका करंट असेट। ये दो आइटम जो है वो आपके असेट सेक्शन में आएंगे। डन, इसको आप कंसिडर कर लीजिए। ये हो गया आपका बैलेंस शीट का एक छोटा सा रूप, बैलेंस शीट का एक छोटा सा फॉर्मेट अपन ने देख लिया, एक क्विक फॉर्मेट अपन ने देख लिया, कैसे बैलेंस शीट जो आपकी मेंटेन होगी, ये क्विक फॉर्मेट में अपन ने इसमें चेक कर लिया है। अब आइए बैलेंस शीट के कितने पार्ट हो चुके हैं उसको अपन बड़े ध्यान से समझते हैं। तो ये है हमारी बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के मेजर दो पार्ट हैं। एक पार्ट में आएगा आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। सेकेंड पार्ट में आ जाएगा आपका असेट्स। जो इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला सेक्शन है, उस इक्विटी एंड लायबिलिटी वाले सेक्शन में तीन पार्ट बनेंगे। पहला है SHF शेयर होल्डर फंड, दूसरा है NCL नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा है आपका करंट लायबिलिटी। ये प्रॉपर सेक्शन आप मेंटेन करते जाएं। आपके पास जो मेगा माइंड है उसके अंदर आपको इसी तरीके से एक पूरी मेगा माइंड में आपको काम करना है। तो ये आ जाइए, ये हो गया SHF यानी कि SHF हो गया आपका ये शेयर होल्डर फंड, NCL नॉन करंट लायबिलिटी ये हो चुका है, और CL यानी कि करंट लायबिलिटी ये हो चुका है। ठीक है, अब आइए असेट्स की बात करें। असेट्स में दो बाइफर्केशन है आपके लिए, एक है नॉन करंट असेट और दूसरा है करंट असेट। ये दो बाइफर्केशन जो है वो आपके पास में अवेलेबल है। डन, इस तरीके से आपको ये वर्किंग समझनी होगी। SHF जो है वो मोस्टली क्या शो करता है, मोस्टली ये फाइनेंस को शो करता है। कौन सी एक्टिविटी को शो करेगा, फाइनेंस को। शेयर होल्डर का फंड यानी कि शेयर होल्डर से लिया हुआ पैसा, उसके ऊपर देने वाला डिविडेंड, उसका रीपेमेंट, ये सब क्या कहलाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नॉन करंट लायबिलिटी भी किसको रिप्रेजेंट करती है, फाइनेंसिंग वाले पोर्शन को। फाइनेंसिंग वाले पोर्शन में क्या होगा कि भैया नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जैसे डिबेंचर हो गया, डिबेंचर मतलब लोन, बैंक लोन हो गया, ये भी लोन। तो इस तरीके के लोन जो लिए जाएंगे वो सब नॉन करंट लायबिलिटी के पार्ट में आएंगे, और अगेन फाइनेंसिंग। करंट लायबिलिटी की अगर अपन बात करेंगे तो करंट लायबिलिटी रिप्रेजेंट करती है आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन को, क्योंकि आपके डेटर या आपके जो सन्ड्री क्रेडिटर है वो किससे बनता है, आपके बिजनेस रूटीन ट्रांजैक्शन से बनता है। तो बेसिकली ये जाएगा आपके ऑपरेटिंग के सेक्शन में, यानी कि ये डिनोट करेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर होने वाले कैश फ्लो को। नॉन करंट असेट में मोस्टली बता रहा हूं, मोस्टली चीजें किस किस कैटेगरी में जाएगी, उसके बाद जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो अपन इस डिटेल को करते जाएंगे। आज अपन कैश फ्लो के जो रूल्स हैं उनको भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। नॉन करंट असेट में अपने को क्या करना है, नॉन करंट असेट में हम फ्यूचरिस्टिक असेट्स की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म असेट की बात करते हैं, जो एक तरीके से क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, यानी कि यहां से आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का डेटा मिलेगा। अब बारी आती है करंट असेट की। करंट असेट जो बेसिकली है यानी कि सन्ड्री डेटर, कैश और कैश इक्विवेलेंट के अलावा जो भी करंट असेट है, तो सन्ड्री डेटर, इन्वेंट्री, ये सब मिलके आपका बनेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें से आपको क्या बाहर निकाल लेना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि अंडरस्टैंडिंग में भैया है तो पूरा की पूरी बैलेंस शीट, पर बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही हमको ढूंढना है, उसको अपन यहां पे कंसीडर करेंगे। क्लियर है। अब बारी आती है फॉर्मेट की। अब मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताऊंगा। जितनी जितनी लाइंस मैं आपको ड्रॉप करने का बोलूं उतनी उतनी लाइंस आपको ड्रॉप करनी है, और फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की वर्किंग कर पाएंगे। क्लियर टू ऑल। इस चीज को अपन अंडरस्टैंड करके चलेंगे ढंग से कि अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाए। अब आइए तो अब हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट की। तो CFS फॉर्मेट वापस से समझना है, बड़े ध्यान से समझना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब अपन बात कर रहे हैं इसके फॉर्मेट की। फॉर्मेट किस तरीके से करेंगे, फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, उसको अपने को अंडरस्टैंड करके समझना है। डेली जो 1 आवर की क्लास होगी उसमें अपन एक वन सिंगल बोर्ड की क्लास को मेंटेन करके चलेंगे, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए।
एक दिन में इतना काम अगर अपन कर लेंगे तो दैट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर एवरीवन। अब आइए, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में सबसे पहला पार्ट आपको लेना है ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट है। अपन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीन एक्टिविटीज से ढूंढने वाले हैं कैश का फ्लो कैसा हुआ, तो उसमें सबसे पहला पार्ट आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसकी शुरुआत जब आप करेंगे तो आप करेंगे चेंज इन। बहुत सारे टीचर्स हैं, अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग रेफरेंस बुक्स हैं, तो उस हिसाब से जो मैं यहां समझा रहा हूं मैं उसके लिए कंफर्टेबल हूं, कोई टेंशन नहीं है, आप उसको समझ के चलें। चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। आगे कितनी जगह छूटती है उसको छोड़ दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। मेगाबाइट में काम कर रहे हो तो हाफ एंड हाफ, और नॉर्मल A4 कॉपी में काम कर रहे हो तो आप चलते जाइए। फिर यहां आएगा प्लस माइनस appropriations and tax adjustments। appropriations and tax adjustment, टैक्स का एडजस्टमेंट और appropriation जो होने वाला है उसको हम यहां कंसिडर करेंगे। फिर इसके अंदर आप लाइंस छोड़ सकते हैं, या फिर मैं आपको अभी के लिए तो appropriations लिखवा देता हूं। तीन appropriation में यहां पे आपको लिखवाऊंगा। एक है proposed dividend, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद रखना प्रपोज्ड डिविडेंड। दूसरे नंबर पे है टैक्स एक्सपेंस, और तीसरे नंबर पे है ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये तीन बातें जो है वो आपको यहां पे समझनी पड़ेगी कि ये तीन चीजें आप यहां पे करेंगे। साथ साथ में लिखते जाइए, जहां आपको डाउट लगे वो डाउट आप पूछते जाइएगा। वॉइस नोट में भी चलिए, अगर मैं छोटा भी लिख रहा हूं तो आप वॉइस बेस पे चलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेवल पे हम बात करेंगे प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम्स का एडजस्टमेंट अपने को करना है, जिसमें अपन चार आइटम्स की बात करेंगे, 2, 3 और 4। ये चार आइटम जो है वो हम कंसीडर करने वाले हैं। ये चारों आइटम क्या क्या होंगे बड़े ध्यान से देखिएगा। ये चार आइटम के अंदर अपन नाम लेने वाले हैं। पहला है, अब मैं प्लस माइनस है तो मैं प्लस माइनस यहां पे बता देता हूं। प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, यहाँ पे प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इसी के साथ में करवा दूंगा, मैं 2 में करवा दूंगा ताकि आपका लाइन गैप आराम से आ जाए। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, दोनों ही एक्सपेंसेस जुड़ जाएंगे वापस। भाई प्रॉफिट में घटाए गए थे, जैसे स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट बताता है, उसमें से घटाए गए थे तो उसको वापस जोड़ देंगे। माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन कैश इनकम। अब यहां लॉजिक समझ लीजिए। लॉजिक ये है कि भैया आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उसमें ऑपरेटिंग के अलावा भी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के आइटम्स पड़े हैं, तो उन आइटम्स को आपको बाहर निकालना पड़ेगा ताकि आप केवल और केवल ऑपरेटिंग को ढूंढ पाए। ठीक है, हाँ, वर्क आप आराम से भेज देना, कोई टेंशन नहीं है, और आप भेज जरूर देना। आपका काम डेली बेसिस पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब आपको बेनिफिट मिलेगा क्लास का। अब आइए प्लस माइनस करते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कौन कौन सा आइटम हमने बोला था, ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट है और ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट है। इन दोनों पार्ट को हम यहां पे कंसीडर करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले सेक्शन में। तो क्या क्या लेंगे, पहला प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, माइनस डिक्रीज इन, याद करवा दूंगा ये कैसे, इसके पीछे की लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट प्लस करेंगे डिक्रीज इन करंट असेट,
और माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट असेट। उसके बाद हम बात करेंगे माइनस टैक्स पेड की, एंड आफ्टर दैट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा कैश फ्लो कंप्लीट। यहां हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कंप्लीट कैश फ्लो डन। ठीक है, अब इसके नीचे अब बारी आती है सेकंड नंबर बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो करना है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लीजिए जी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये सेकंड है, इसी के नीचे बनेगा, इसी के आगे बनेगा। क्या क्या लेना है? प्लस प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट या इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड असेट या इन्वेस्टमेंट को बेचने से क्या फायदा, क्या पैसे आए, वो अपन यहां पे लिखेंगे। दूसरा सेकंड, पेमेंट फॉर, माइनस करेंगे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये हो गया आपका पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट या इन्वेस्टमेंट, पैसा गया। तीसरा, अब पैसा आएगा, प्लस करेंगे रिसीट ऑफ रेवेन्यू, जो इनकम हुई है, रेवेन्यू ऑन इन्वेस्टमेंट्स। जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखे हैं उसके ऊपर होने वाली जो रेवेन्यू है, वो उसकी जो रिसीट है वो आपका पार्ट बनेगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। नेक्स्ट, आगे आप करेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये कहलाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। डन। ये हो गया आपका सेकेंड लेवल, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड पार्ट की अपन बात करेंगे, थर्ड पार्ट सी है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सी पे आ जाइए। दिस इज सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आइए जी, प्लस माइनस जो भी है, प्लस करेंगे प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी डिबेंचर, या मैं लिख देता हूं शेयर्स एंड डिबेंचर्स। यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर्स से जो पैसा मिला है वो। नेक्स्ट, इट्स ऑल क्लियर, विजिबल है, बस यहां तक आएंगे फिर अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, माइनस करेंगे रीपेमेंट, शेयर डिबेंचर और बैंक लोन भी लिख देते हैं यहाँ पे। रीपेमेंट ऑफ, अभी के लिए अपन सीधा शेयर डिबेंचर, सभी के लिए अलग अलग नाम आएंगे। शेयर के लिए आता है बायबैक, डिबेंचर के लिए आता है रिडेम्पशन, और बैंक लोन के लिए आता है रीपेमेंट। ठीक है, पर अभी के लिए अपन रीपेमेंट यही लिख रहे हैं। फिर एक माइनस करेंगे पेमेंट ऑफ रिटर्न्स टू फंड्स। जो जहां से भी आपने पैसे लिए हैं उस पैसे के बदले में जो आपने रिटर्न किया है पेमेंट, उसका यहां पे मेंशन आ जाएगा, हो जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का लास्ट पार्ट। अब लीजिए,
यहां अपन लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से नेट कैश फ्लो अपना आ जाएगा। तो फर्स्ट आ गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो, सेकंड आ गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो, और थर्ड आ रहा है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन लेके चलेंगे कि भैया अब इससे अपन ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे निकाल लेना है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा आपके पास में चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट के बीच में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो चेंज हुआ है वो आ जाएगा इन तीनों का फाइनल अमाउंट, यानी कि A प्लस B प्लस C। नेट अमाउंट भी हो सकता है, A B C, कोई नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इफेक्ट देके प्लस माइनस करके फाइनल वैल्यू यहां लिखेंगे। हो सकता है पॉजिटिव बचे, हो सकता है नेगेटिव बचे। इसमें अपन ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हो जाएगा डन। थर्ड लास्ट जो पार्ट बनता है दैट इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डन है। ये आ जाएगा आपका लास्ट पार्ट। काफी ज्यादा डल चल रहा है पर कोई इश्यू नहीं है, आप एक बार इसको कंप्लीट कर लीजिए यहां तक। डन। इसको बोलेंगे अपन क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और यहां आपका कैश फ्लो का स्टेटमेंट का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। डन है। ये हो गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, जिसको अपन बार बार भी यूज में लेंगे। अब मैं कुछ रूल्स बता रहा हूं, रूल्स फॉर CFS, रूल्स फॉर CFS। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 4 रूल हैं। रूल की डिटेल वर्किंग तो अपन कल करेंगे, पर आज मैं आपको केवल और केवल चारों रूल के नाम बता देता हूं। ये रूल अगर आपको याद हो जाएंगे तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। CFS के रूल्स की बात कर रहे हैं, तो CFS के रूल्स में जो पहला रूल आपके पास में है दैट इज फर्स्ट रूल, फ्रेंड एनिमी रूल, फ्रेंड एंड एनिमी रूल। सेकंड आपके पास में है नंबर 2 एंट्री एग्जिट रूल। ये हो गया आपका रूल नंबर 2। थर्ड नंबर पे है अकाउंट लेजर रूल। ये हो गया आपका थर्ड नंबर का रूल, अकाउंट लेजर रूल। और फोर्थ रूल है आउटसाइड आइटम एंड हिंट रूल। ये अपन 4 रूल कल की स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। कल जो क्लास शुरू होगी उसके अंदर ये 4 रूल से अपन क्लास को शुरू करेंगे, ताकि आप एक बेटर तरीके से क्लास को समझ पाएं और ये पूरी वर्किंग को अच्छे से सीख पाएं। क्लियर टू ऑल? तो आज की क्लास को मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। मैं थोड़ा सा लाइट सेटिंग भी चेंज करूँगा ताकि सारी चीज़ें प्रॉपर वे में दिख पाए। अभी थोड़ा इनिशियल है, धीरे धीरे करते करते इस सेशन में अपन इसको अच्छे से पहुँचा देंगे विद इन फ्यू डेज। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो विद इन फ्यू डेज हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर टू ऑल?
तो बस शुरू करते हैं। क्लास शुरू हो चुकी है 12th की इस क्लास का पहला चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर। रीजन है प्रोजेक्ट इसी में से आएगा, वाइवा इसी में इसको इंक्लूड करता ही करता है, तो और एक मेजर पार्ट आपका प्ले करता है आपकी 12th कॉमर्स के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं इसी टाइम पे रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच।